बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कुलीग्स, आज की जो वीडियो है ये हम इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस जो है हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। इसमें एक चीज़ जो बड़ी देर से मैं महसूस कर रहा था कि ऐसी सीटें जिन पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐसे और कंपोजिशन के पेपर्स मांगे हुए थे या लॉ के पेपर मांगे हुए थे, तो इनमें हमारे बच्चों को बहुत मुश्किलात हो रही थी। असल में ऐसे दो किस्म के बच्चे हैं जो ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर हो रहे हैं। एक तो उनमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में या फिर पीएमएस और सीएसएस करते हुए ऐसे बच्चे ऐसे राइटिंग और कंपोजिशन राइटिंग में इनको काफ़ी एक्सपर्टी है और ये जाके ऐसे पेपर दे रहे हैं। एट द पैरेलल ऐसे बच्चे भी हैं कि जो इनके साथ पहले अपेयर नहीं होते रहे और वो सिर्फ एमसीक्यू टाइप ऑफ जो पेपर होता है उसमें जाके अपेयर होते रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को हेल्प आउट करने के लिए, क्योंकि उनका भी टैलेंट बहुत अच्छा है माशाल्लाह, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने अंदर खौफ महसूस करते हैं ऐसे के लिए, उन बच्चों के लिए हम ये वीडियोस कर रहे हैं। और इसमें मैं आज आपसे सिर्फ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऐसे बिल्कुल आसान है, बहुत दिलचस्प है, इसकी राइटिंग बहुत इजी है, लेकिन हमें चंद चीज़ों को इसमें समझने की बहुत ज़रूरत होती है। आज जो इसकी बेसिक्स हैं उसको हम पढ़ेंगे, फिर हम 10 टॉपिक्स पढ़ेंगे कि ऐसे 10 टॉपिक्स जो यूनिवर्सल होते हैं और हर दफ़ा ही ऐसे उनमें से आता है। इसके बाद हम जैसे पहले अपनी वीडियोस में जुगाड़ और शॉर्टकट देखते हैं कि हम जैसे लोग जो पीएमएस या सीएसएस के लिए पेयर नहीं हो रहे हैं, तो हम कैसे अपने ऐसे को क्रैक करें, और ये हमारी कोशिश होगी कि हम 3-4 सेशंस में इसको कंप्लीट करें। आज जो आपके लिए ऐसे की कुछ बेसिक्स हमने तैयार की हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये है कि रीड ऑल टॉपिक्स ऑफ एन ऐसे एंड मेक योर चॉइस द बेस्ट। आपने आपके पास आप जरा 5-6 आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने वो टॉपिक लेना है जिस पे आपकी बेस्ट प्रिपरेशन है। और याद रखिए कि ये प्रिपरेशन इस तरह से होती है कि आपने एक या दो दफ़ा ये ऐसे राइट डाउन किया हुआ हो, और अगर किसी को चेक करवाया हुआ है तो बेस्ट है, नहीं चेक करवाया हुआ तो कम से कम आपने राइट डाउन किया हो और इस पे अब लिख चुके हो। सिर्फ अब ये समझते हैं कि आपके पास मटेरियल है, तो जहन में डाल लें कि मटेरियल और या आपके थॉट्स जो हैं, ऐसे को राइट डाउन करने में बहुत फ़र्क है। ऐसे एक सिन्फ है जैसे नज़म और नसर के दरमियान या नज़म और गज़ल के दरमियान जब आपके सामने पोएट्री होती है, ये प्रोज़ होती है, तो आप फ़ौरन पहचान जाते हैं कि ये नज़म है और ये नसर है। उसकी वजह ये है कि उसकी ख़ास सिन्फ होती है, उसका ख़ास स्टाइल होता है, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे का क्या ख़ास स्टाइल है। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि आपने बेस्ट टॉपिक लेना है और उस बेस्ट टॉपिक पे जिस पे आप लिख चुके हैं या किसी को चेक करवा चुके हैं, लिखना शुरू करना है। दूसरे नंबर पे है कि ऑलवेज राइट एन आउटलाइन ऑफ द एसे। अक्सर बच्चे ये करते करते हैं कि वो आउटलाइन लिखते ही नहीं है। उनके ज़हन में होता है कि हम आउटलाइन को शायद जस्टिफाई नहीं कर पाते। आउटलाइन के लिए आसान सा है, 2 पैटर्न दिए जाते हैं। एक तो ये है कि आप शुरू में ही अगर आपकी तैयार है तो आउटलाइन लिख लें। दूसरा ये है कि आप स्पेस छोड़ दें, आप अपना ऐसे लिखें या साथ-साथ इसके लिखते जाएँ, फिर बाद में उसका आउटलाइन लिख लें, ये आप पे होता है। लेकिन आउटलाइन लिखनी ज़रूरी है। तीसरी है कि डील ईच पैराग्राफ लाइक राइटिंग एन एसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो अच्छा एक उस्ताद होता है वो आपको सिखाता है कि आपका जो ऐसे है उसको आपने अलग-अलग पैराग्राफ में रखते हुए ऐसे ट्रीट करना है कि हर पैराग्राफ भी एक ऐसे है। क्योंकि हर जो पैराग्राफ है उसकी एक ओपनिंग होती है। एक टॉपिक सेंटेंस होता है जिससे आप उसकी ओपनिंग लेते हैं, फिर उसकी बॉडी लिखते हैं, फिर उसको कंक्लूजन करते हैं, और इसमें एक ही बात को लिया जाता है। यानी एक आउटलाइन लिखी, उसके आउटलाइन की एक लाइन के अगेंस्ट जाके आपने एक पैराग्राफ लिखा और इसमें एक थॉट, एक थिंकिंग, एक आइडिया आप लेते हैं, उसी को जस्टिफाई करते हैं। फिर है कि फॉर ईच हेडिंग ऑफ आउटलाइन राइट वन कंप्लीट पैराग्राफ। जैसे मैंने आपसे पहले ये बात अर्ज की कि आपने आउटलाइन लिखी, एक आउटलाइन में आपने जो अपना एक आइडिया दिया है, जो बात करना चाहते हैं, उस पे एक पूरा पैराग्राफ लिखें। और पैराग्राफ जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी ओपनिंग होगी, टॉपिक सेंटेंस उसका होगा, फिर बॉडी होगी, कंक्लूजन होगा, और एक पूरा जो हमारा ख्याल है उसको हम जस्टिफाई करेंगे।
फिर है कि ईच पैराग्राफ हैज ए टॉपिक सेंटेंस ओपनिंग बॉडी एंड कंक्लूजन। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि हर पैराग्राफ बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आपकी ऐसे की बॉडी होती है, ऐसे ही आपके पैराग्राफ की बॉडी भी होती है कि इसमें आप टॉपिक सेंटेंस लेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसी के अंदर अपने जो आपका वो एक ख्याल है या आइडिया है उसको जस्टिफाई करेंगे, फिर उसको कंक्लूड करेंगे। फिर है कि ऑलवेज डिस्कस वन आइडिया इन ईच पैराग्राफ। ये भी आपसे बात हो गई है कि हर पैराग्राफ लिखते हुए बहुत सारी बातें इसमें जंबल नहीं कर देनी। जैसे कि गुड गवर्नेंस की बात होती है या फिर आप बैड गवर्नेंस पे लिख रहे हैं, तो आप कहते हैं कि जी करप्शन बहुत है, तो आपने यहाँ पे करप्शन के बारे में लिखना है। अब मिसमैनेजमेंट की बात यहाँ पे नहीं करनी, क्योंकि मिसमैनेजमेंट के लिए आप एक अलग से पैराग्राफ लिखेंगे। इसी तरह से जो दूसरी ऐसी खराबियां हैं कि जिनकी वजह से गुड गवर्नेंस नहीं आती, उनके लिए हम अलग अलग से पैराग्राफ लिखेंगे। और अलग अलग से ही सारी जो ये चीज़ें हैं इनको हम साथ में जस्टिफाई करते जाएंगे। यानी एक पैराग्राफ में एक आइडिया या एक बात होती है। फिर है कि राइट ऑल पार्ट्स ऑफ एन एसे, इंट्रोडक्शन, नेक पार्ट, बॉडी, कंक्लूजन। यानी जब भी आप ऐसे लिखते हैं तो अक्सर बच्चे ये करते हैं कि वो आखिर में जाके कंक्लूजन की जगह पे ऐसे बड़ी तेजी से कुछ लाइंस लिखने की कोशिश करते हैं, और ये एक इम्पैक्ट देने की कोशिश करते हैं कि जो चेक कर रहा है आपका ऐसे, तो वो ये समझे कि आपका टाइम खत्म हो गया था और आपके बस बड़े थॉट्स थे, बड़ी चीजें थी जो आपने करनी थी, लेकिन आपको टाइम नहीं मिला। ऐसा कभी भी ना करें। फॉर ईच पार्ट ऑफ एन ऐसे आपको अलग अलग नंबर दिए जा रहे होते हैं। आपने इंट्रोडक्शन भी उसमें लिखना है, नेक पार्ट देना है, बॉडी लिखनी है, कंक्लूजन लिखना है, पूरा एक ऐसे लिखें और इसको जस्टिफाई करें, तब ही जाके आपको पूरे नंबर मिलते हैं। फिर एक क्रिएट कनेक्टिविटी बिटवीन पैराग्राफ्स। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने पैराग्राफ लिखना है, और सबसे पहले स्टार्ट ही ऐसा करें कि अगर आप बिगनर है तो पहले पैराग्राफ राइटिंग से स्टार्ट करें। पैराग्राफ लिखते हैं ना, और फिर पैराग्राफ के अंदर जाके जब आप पूरा उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, तो फिर दूसरे पैराग्राफ के साथ इसकी कनेक्टिविटी जो है वो लाजमी देखें, क्योंकि कनेक्टिविटी के बगैर एक अच्छा ऐसे कभी भी नहीं लिखा जा सकता है। अब कनेक्टिविटी में क्या करना है कि आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट में आप फर्स्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिगिन विद, इनिशियली, इन द फर्स्ट प्लेस, ऐसे उसमें वर्ड जरूर डालें। और इसके बाद टू ऐड मोर पॉइंट्स, अगर एडिशनल उसमें कोई थॉट्स देने जा रहे हैं, तो फिर ये पूरी मैंने आपके लिए वोकैबलरी बना दी है। पूरी वोकैब देखें। मैं जो है हमारी टीम है, मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें रिक्वेस्ट करूं कि वो ये पूरे जो नोट्स हैं साथ में अटैच कर दिया करें। आप किसी भी वक्त इसको देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के साथ ही ये पूरे नोट्स भी अवेलेबल होंगे, तो आप ये पूरे नोट्स भी वहाँ से देख सकते हैं। और ये पूरी वोकैबलरी जो यहाँ पे हमने इसको आपके लिए बनाया है, ये पूरी विकेबलरी आप देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी कैसे की जाती है। यानी आपके जो पैराग्राफ हैं उनको आप एक दूसरे के साथ लिंक जरूर करें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट जरूर करें। अगर ये अलग से कोई चीज़ हो तो फिर वो एक ऐसे नहीं बनता। फिर 9वें नंबर पे है कि राइट थीसिस स्टेटमेंट इन क्रिस्टल क्लियर वे एंड मैनर। आपने थीसिस स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। और थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है इसके लिए, क्योंकि ये मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, थीसिस स्टेटमेंट पे मैं अलग से आप के साथ एक वीडियो करूँगा। थीसिस स्टेटमेंट जनरली ये समझ ले कि आपने, अगर आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस जो है उसकी वजह से डेमोक्रेसी नहीं होती, या फिर डेमोक्रेसी के लिए कुछ और वजूहात भी हैं कि जिनकी वजह से प्रिवेल नहीं कर रही डेमोक्रेसी। आपने बताना है कि अगर गुड गवर्नेंस ही इसकी बेसिक रीजन है, आप इससे एग्री करते हैं, तो फिर आप एक स्टेटमेंट वाज़ेह लिखेंगे कि ये गुड गवर्नेंस ना होने की वजह से ही डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर रही। लेकिन अगर इससे आप डिसएग्री करते हैं, तो फिर आप लिखेंगे कि नहीं, गुड गवर्नेंस नहीं, बल्कि जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो एजुकेशन है, जो लोगों की इलिटरेसी है या और मसाइल है, उनकी वजह से डेमोक्रेसी नहीं आ रही, जिसकी कुछ और वजूहात है। आप ये भी लिख सकते हैं कि सिर्फ गुड गवर्नेंस ना होने की वजह से डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर रही, ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी दीगर वजूहात भी हैं। यानी जो भी आप कहना चाहते हैं, तो आप वाजे तौर पर आप बता देंगे कि ये बात है। इसी को ही थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। यानी आपकी बहुत वाजे स्टांस जो शुरू में ही बता दिया जाता है कि आप कहते हैं कि जी ये बात है और इसको ही मैंने जस्टिफाई करना है। थीसिस स्टेटमेंट पे हम कोशिश करेंगे कि अलग से आपके लिए वीडियो भी करें। फिर राइट ऐसे इन सिंपल लैंग्वेज। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि बड़ी मेटाफोरिक किस्म की, बड़ी हाई फाई किस्म की इंग्लिश लिखने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें गलतियां करते हैं।
ऐसे एक स्टाइल है, जैसे मैंने आपको कहा, इस पे आपकी एक खास स्टाइल में आपके लिखने के अंदाज को देखा जा रहा होता है। आप सादा लिखें, आसान लिखें, और कोशिश करें कि खूबसूरत बातें खूबसूरत अंदाज में और मुख्तसर तौर पर, जामे तौर पर बयान करें। फिर एक डोंट गेट पैनिक, राइट ऐसे इन कूल एंड काम मैनर। आपने घबराना नहीं है। ये नहीं है कि जब उस टाइम 2 घंटे, अब घंटे, अब शॉर्ट ऐसे लिख रहे हैं तो बहुत पैनिक में आ जाएं और अंधाधुंध लिखने की कोशिश करें। ऐसा कभी भी ना करें। सोचें, सोच के लिखें, आराम से लिखें। बेशक थोड़ा लिखें, लेकिन एक खास अंदाज, एक खास स्टाइल में लिखें। और ये तभी होगा जब आप रोजाना की बुनियाद पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, रोजाना लिखेंगे, और फिर किसी जो अपना दोस्त है, उस साथ है, उसको चेक जरूर करवाएं। फिर है कि डोंट रिपीट वर्ड्स एंड और थॉट्स। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि वही वही बात दोबारा दोबारा करते हैं कि हमारी लेंथ इसकी ऐसे की जो है वो ज़्यादा हो जाए। ऐसा कभी भी ना करें। हमेशा कोशिश करें कि जो बात एक दफ़ा कर दी है उसको दोबारा से रिपीट ना करें। जैसा कि आपके प्रोनाउंस का असूल है कि जब भी आपने नाउन लिखा है तो फिर दोबारा नाउन नहीं लिखना, प्रोनाउन लिखना। उसकी वजह ये होती है कि रेपिटेशन से, बार बार एक चीज़ के आने की वजह से आपका पेपर चेकर जो होता है वो थोड़ा इरिटेट होता है। तो इस इरिटेशन से भी, क्योंकि उसी ने हमें नंबर देने होते हैं, तो हमने कोशिश करनी है कि रेपिटेशन ना हो। दोबारा दोबारा वही अल्फाज और वही थॉट्स जो है दोबारा उसको रिपीट ना करें। लेंथ ऑफ ऐसे इज लेस इंपॉर्टेंट देन वैल्यूएबल आर्गुमेंट्स। मैंने पहले भी आपको कहा है कि अक्सर बच्चे जो अपनी ऐसे की लेंथ बनाने के लिए आर्गुमेंट्स पे जोर नहीं देते, आर्गुमेंट्स पे ध्यान नहीं देते। तो आपने अपने आर्गुमेंट्स पे, अपने स्टाइल पे, लिखने पे, आपकी जो हैंड राइटिंग है, ऐसे को खूबसूरत नजर आना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, आर्गुमेंट्स खूबसूरत होने चाहिए। अगर वो उसकी लेंथ कम भी रही है तो फिर भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन आपने गंदा सा ऐसे लिख दिया है, आपकी हैंड राइटिंग नहीं पढ़ी जा रही, और फिर इस किस्म के स्टाइल में, जो स्टाइल आपके या पैराग्राफ आपके खराब हो गए हैं, चाहे जितना भी लंबा ऐसे है, पर उस पर आपको नंबर नहीं मिलते। बी सिंपल एंड टू द पॉइंट, पहले भी मैंने आपको कहा है। सादा सादा लिखें, टू दी पॉइंट रहे, एक्स्ट्रा चीजें डालने की और इर्द गिर्द की बहुत सारी बातें उसमें जमा करने की कोशिश ना करें। जो कहना चाह रहे हैं आप, सिंपल से, सादा से, ऐसे के स्टाइल में उसको बयान कर दें। फिर है कि बिफोर कंक्लूजन गिव ऑपोजिट सेंटेंस ब्रीफली एंड रिबट इट विद आर्गुमेंट्स। जब भी आपको आर्गुमेंटेटिव ऐसे दिया जाता है, तो आपने जो आपका थीसिस स्टेटमेंट आपने ली थी उसी के मुताबिक ही ऐसे लिखें। लेकिन आखिर पे आते हुए जो ऑपोजिट स्टांस उसका बन रहा है, यानी आपने जिससे डिसएग्री किया है, उसका एक पैराग्राफ जरूर दें। उसको भी इसी तरह से टॉपिक्स एंड टेंस लिखें, ओपनिंग लिखें, और उसमें कहें कि इसके बारे में दीगर जो लोग हैं या दीगर जो ख्यालात हैं वो ये है। लेकिन फिर उसको रिबट कर दें। रिबट जरूर करें, उसको ये कहें कि ये ख्यालात जो है ये इस वजह से दुरुस्त नहीं है, और फिर उसको कंक्लूड कर दें। और उसमें वाज़े तौर पर उसके आप उसको रिबट कर दें कि नहीं, ये ख्यालात ठीक नहीं है, बल्कि मेरे वाली बात ठीक है। लेकिन दूसरों का स्टांस जरूर दें, क्योंकि किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए ज़रूरी होता है कि दोनों तरफ की बातें की जाए। तो आपने दूसरी तरफ की बात भी ज़रूर करनी है, और उसके बाद कंक्लूजन दे देना है कि कंक्लूड दी ऐसे, एज पर योर स्टांस ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। जैसे ही आपने पहले थीसिस स्टेटमेंट बनाई थी, उसी के मुताबिक ही आप कंक्लूड करें। क्योंकि जो ऑपोजिट स्टांस था वो भी आपने दे दिया, उसको रिबट कर दिया, तो अब आपने कंक्लूड करना है उसको। और फिर कंक्लूजन में सम अप ऑल द प्रीवियस आर्गुमेंट्स इन कंक्लूजन एंड मेक योर स्टांस क्लियर। जो कुछ ऊपर आपने बयान किया है सारा उसमें लिखे। शुरू में थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आप पैराग्राफ के इंट्रोडक्शन के आखिर में लिखते हैं। लेकिन कंक्लूजन करते हुए भी आप कोशिश करें कि कंक्लूजन के शुरू में ही अब यहाँ पे भी दोबारा थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे इसको लिखें। कुछ लोग इससे इत्तेफाक करते हैं, कुछ लोग इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, दो थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखनी चाहिए, बल्कि एक थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए, और ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन में या आपके ऐसे के जो शुरू का पैराग्राफ होता है उसके अंदर लिखी जाए। और आप जब आउटलाइन लिख रहे होते हैं तो आउटलाइन के भी शुरू में ये लिख दी जाती है। और इसी को ही एक अच्छे ऐसे के अंदर थीसिस स्टेटमेंट को ही आपने जस्टिफाई करना होता है। ये कुछ बुनियादी बातें थी। अब अपनी अगली वीडियोस में कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकली सिखाऊं कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, आउटलाइन कैसे लिखी जाती है, अलग अलग पैराग्राफ कैसे लिखे जाते हैं, कनेक्टिविटी कैसे की जाती है, और एक अच्छे ऐसे को कंक्लूड कैसे किया जाता है। और फिर हम 10 टॉपिक्स, 10 यूनिवर्सल टॉपिक्स पे भी बात करेंगे कि ये 10 यूनिवर्सल टॉपिक्स जो हैं ये कौन कौन से हैं, और इनमें पे अगर ऐसे आ जाए तो किस पे लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। आप
एक बात जहन में बिठा लें कि ऐसे बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, एक हफ्ता भी आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा से आप लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप उसको लिखते रहें। ऐसे लिखने से आता है, ऐसे चेक करवाने से आता है, ऐसे बेहतरीन ऐसे वो लिख सकता है जो इसको रोजाना की बुनियाद पर थोड़ा थोड़ा करके लिखता है। चाहे आप एक पैराग्राफ भी लिखते रहते हैं तो एक दिन आप बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।